देखिए हम लोग अभी चलने जा रहे हैं गणित की यात्रा पे, ठीक है। तो गणित की यात्रा पे हम लोग जा रहे हैं। तो गणित वैसे तो पीयूष कई बार बोल चुका है कि सर हमको गणित अच्छा नहीं लगता, जो कि बिल्कुल ही गलत बात है, ठीक है। गणित एक बेहद दिलचस्प विषय है और जीवन के हर मोड़ पे फैसला लेने में कि क्या सही है क्या गलत है, गणित सहायक होता है। आप इसको ऐसे समझिए कि अगर किसी को 100 ग्राम चीनी चाहिए और चीनी 40 रुपए किलो है, ठीक है, तो ये बिना गणित के आप सही माप करके उसे दे ही नहीं सकते। 100 ग्राम चीनी चाहिए और 40 रुपए किलो है, तो हमको यहाँ पर देखना होगा गौर से कि 1 किलो में 1 kg इज इक्वल टू 1 इंटू 1000 ग्राम और उसके बाद फिर हमको देखना होगा कि टोटल प्राइस 40 रुपीज। तो यहाँ पे हमें नोटिस करना होगा कि चीनी कितनी चाहिए हमें। तो चीनी रिक्वायर्ड अमाउंट हमारा कितना है, या हिंदी में अगर कहें तो आवश्यक मात्रा कितना है। तो 100 ग्राम है हमारा आवश्यक मात्रा। तो सबसे पहले तो 100 ग्राम है, इसलिए इनका अनुपात क्या हो जाएगा, 1000 अनुपात 100। या फिर ऐसे इसको रिवर्स कर दीजिए, 100 अनुपात 1000। तो अनुपात का मतलब ही होता है बट्टा। तो जाहिर सी बात है 1/10 यानी 1 अनुपात 10 होगा, यानी इसका 10वां हिस्सा दिया जाएगा, ठीक है। 100 ग्राम यानी 1000 का 10वां हिस्सा नहीं, 100 ग्राम 1000 का कौन सा हिस्सा है, 10वां हिस्सा। तो जब वजन का 10वां हिस्सा चाहिए तो पैसे का भी 10वां हिस्सा ही देना होगा, भुगतान करना होगा उसको। तो इसलिए सौ ग्राम चीनी का मूल्य हमारा क्या हो जाएगा, अब ये एक दिलचस्प खेल है। 40 को 10 से भाग देंगे, 40 को तो कितना रुपया आ जाएगा,
तो 100 ग्राम चीनी का मूल्य कितना हो गया? तो ये बिना गणित के संभव ही नहीं था। जो गणित जानेगा वही जानेगा कि तराजू के एक पलड़े में कितना ग्राम का वाट रखा जाए और कितना उससे मूल्य लिया जाए। सही सही आकलन बिना गणित के नहीं हो सकता। तो जीवन के हर पहलू में गणित की अपनी अहम भूमिका है। जो भी नाप तो तौल है, एक कपड़े वाला है, वो कपड़ा भी नाप करके ही बेचता है, दर्जी भी नाप करके ही सीता है, किचन में भी नाप करके ही मात्राएं डाली जाए तो बेहतर है। थंब रूल एक होता है, तो थंब रूल का मतलब बस अंगूठा छाप, जितना मर्जी ऐसे लिया डाल दिया। तो ऐसे करेंगे तो बर्बादी होगी, व्यर्थता दिखेगी। अब गणित जो है वो इतना महत्वपूर्ण है कि इसके बगैर जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। और जो जितना बड़ा तरक्की किया हुआ है संस्थान का मालिक है, वो उतना ही ज्यादा गणित से अपना जुड़ाव रखे हुए है। अब गणित की कई शाखाएं दशम वर्ग तक आपको देखने को मिल सकती हैं। तो गणित की कई शाखाएं हैं। अगर हम गणित की शाखाओं की बात करें गणित, और यहाँ पे अगर इसकी शाखाएं अगर हम लोग देखें तो गणित की शाखाओं में एक आपके बीज गणित आ जाते हैं, है ना, जिसको आप भली भांति पढ़ चुके हैं। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? इंग्लिश में हाँ, अलजेब्रा। दूसरा है हमारा संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति की बात करते हैं तो इसमें जोड़ घटाव गुना भाग ये सब आ जाते हैं। संख्या से संबंधित जो भी संक्रियाएं होती हैं वो यही देखने को मिलती हैं, और शुरुआत किसी की भी यहीं से होती है, जोड़ घटाव गुना भाग से ही। पहले तो संख्या लिखना लोग सीखते हैं 1 से 100 तक। संख्या पद्धति से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो एक आता है क्षेत्रमिति। तो क्षेत्रमिति कहने का मतलब है कि अगर किसी, आप ऐसा देखे होंगे इस फिगर को हम लोग क्या कहते हैं? हाँ, आयत कहते हैं। कारण क्या है, क्यों आयत कहते हैं? तो वो छोड़ दीजिए। अब ये मान लीजिए कि डी पी एस P1 और यहाँ P2 ये आपका है। अब यहां से ये मान लीजिए कि 10 है, यहां से यहां तक 10 मीटर लंबाई है,
चौड़ाई मान लीजिए यहां से यहां तक 5 है, 5 मीटर है। तो अब इसका पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर क्या होता है कि इसका ये यहां से यहां तक का चारों ओर का ये बॉर्डर का लंबाई क्या होगा। तो बॉर्डर का लंबाई अगर निकालना है किसी को तो वो क्या करेगा, इन्हीं चारों में से अगर धानी, डी फॉर धानी, P1 फॉर पीयूष, S फॉर शिल्पी और P2 मीन्स प्रियांशी, अगर हम इसको मानते हैं, ठीक है, तब ऐसे सिचुएशन में एक व्यक्ति यहाँ पे P1 को क्या करेगा, सब चारों कोना पे चलेगा। P1 क्या किया कि यहाँ P1 क्या किया कि यहाँ पे खूंटा टांग दिया, खूंटा गाड़ दिया इस कोना पे, और बड़ा सा रस्सी लिया। वो इस खूंटा से मान लीजिए कि रस्सी लेकर के इधर जा रहा है एस के पास, ठीक है, और वो एस के पास गया और रस्सी दे दिया इसको, एस इधर आ गया रस्सी लेकर के, पी यहां पर रस्सी पकड़ा और डी के पास गया, डी रस्सी लेकर के फिर P1 के पास गई। तो ऐसे इस हालात में हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि बाहर का सीमा कितना बड़ा है पूरा नपा जाएगा। तो उसी को हम लोग कहते हैं पेरीमीटर। क्या कहते हैं, जिसको हिंदी में परिमिति कहते हैं। क्या कहते हैं, ठीक है, या परिमाप भी कहते हैं, दो नाम है इसका, परिमिति या तो चलिए, परिमाप का सूत्र होता है इसका आयत का या परिमाप या कि परिमिति बराबर होता है 2 इंटू L प्लस बी। ये सूत्र है। तो यहां हम लोग क्या देखेंगे, 2 कर दिए, L लंबाई हमारा कितना था 10, तो 10 कर दिए, चौड़ाई कितना था 5, तो 5 कर दिए। तो यहां अंदर में ही हम कर लेंगे 2 यही कर लेंगे, और ये 15 यहां हो जाएगा और मीटर यहां, फिर 2 गुने 15 और मीटर बाहर। अब क्या हो गया 30 मीटर। तो क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई यानी आकृति का आकार निकालना, यही कहलाता है हमारा क्षेत्र मिति। मिति मतलब मापना, मिति मतलब, तो इसी को हम लोग कहते हैं क्षेत्र मिति। ठीक है, क्लियर है? तो क्षेत्र मिति का मतलब ही होता है क्षेत्र को मापना। इससे खेत को नापा जा सकता है, घर को नापा जा सकता है, पिलर को नापा जा सकता है। जो भी क्षेत्र है यानी एरिया है, उसको नापने का जो काम होता है उसे ही कहते हैं क्षेत्र मिति। तो ये भी गणित का एक अहम अंग है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। क्षेत्र मिति जो है ना, उसमें 2 चीजों का प्रयोग किया जाता है, एक संख्या का और दूसरा क्षेत्र का। ठीक है, यहां पे आगे आता है
ज्यामिति। तो ज्यामिति किसे कहते हैं? इसको अहमियत है देना बहुत ज्यादा, क्योंकि ज्यादातर बच्चों के ज्यामिति कमजोर होते हैं। ठीक है, इसमें बहुत तरह के सिद्ध करने के लिए आते हैं लोगों को। ये निरस्ता इसमें ज्यादा होती है। तो जब निरस्ता होती है ना, जैसे बड़ों से जब तक ज्ञान मिलता है तब तक तो हम बड़ों के साथ रहते हैं, जब ज्ञान निकल जाता है तो फिर अपने उम्र के लोगों के साथ व्यस्त हो जाते हैं और उनकी परवाह नहीं करते, उन पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि उनकी बातें अब हमारे काम की नहीं रहती, निरस्ता आ जाती है, बोरिंग लगने लगती है कि नहीं, उसमें सरवाइव करना अच्छी बात नहीं है, ठीक नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। तो ये जो परिस्थिति है वैसी ही निरस्ता भरी परिस्थिति होती है ज्यामिति की। ज्यामिति में क्षेत्र तो होता है, लेकिन क्षेत्र को का विशेष नामकरण करना होता है। ठीक है, तो नामकरण क्यों होगा, ये किस आधार पे होगा, इसको समझना है। इसको अगर हम आयत कहते हैं तो आयत जो है, अब इसको साबित करना है। आयत का मतलब ही होता है, आयत मतलब वह आकृति जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो। आयत कहलाती है। अब इसको साबित करना है, तो साबित करना है, नामकरण करना है, तो उसके लिए हमको ज्यामिति का सहायता लेना पड़ेगा। तो इसमें हमको लिखना होगा, ज्यामिति में हमको हर एक चीज को साबित करके दिखाना पड़ता है कि ये त्रिभुज है, तो त्रिभुज क्यों है। क्षेत्रमिति के समान ही ज्यामिति भी होती है, लेकिन ज्यामिति में गणितीय चरण नहीं होते हैं, बल्कि सिद्धिकरण का चरण होता है। जैसे इसमें हम लिख सकते हैं, चूंकि dp1 बराबर है p2 s के, बराबर है, क्लियर है, क्योंकि ये यहां से यहां तक बराबर होगा, यहां से एवं dp2 बराबर है p1 s के। क्लियर है, कोई दिक्कत? फिर ये दिखाएगा dp वन बराबर नहीं है dp, ये एक मिनट, p1 s के। ठीक है, और ये बराबर नहीं है
P dP 2 बराबर नहीं है P2 S के। तो यहां ये भी दिखला रहा है कि कौन कौन बराबर है और कौन कौन बराबर नहीं है। इसलिए चतुर्भुजाकार आकृति बराबर आयत प्रमाणित। ठीक है, तो इसमें कोई संख्यात्मक क्रियाएं नहीं होती हैं ज्यामिति में, इसमें केवल चित्रात्मक क्रियाएं ही होती हैं। चित्र को ही साबित करना होता है घुमा फिरा करके। अब दोनों गहरा संबंध है और इसमें संख्यात्मक पद्धति का सहारा लिया जाता है क्षेत्रमिति में, लेकिन ज्यामिति में नहीं लिया जाता है। तो लोग क्षेत्रमिति को अधिक पसंद करते हैं, ज्यामिति को कम। पर ऐसी बात नहीं है, हमें ज्यामिति को ही ज्यादा पसंद करना चाहिए। जितना मजबूत हमारा बुनियाद रहेगा उतना ज्यादा हमारा संकल्पना, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कंसेप्ट, वो क्लियर रहेगा, स्पष्ट रहेगा और कोई भी चीज आसानी से बना सकते हैं। कई बार बच्चे कहते हैं कि हमसे नहीं बन रहा है, ठीक है, तो कारण क्या है? कंसेप्ट में प्रॉब्लम है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। एक गणित हमारा है जिसको हम लोग कहते हैं त्रिकोणमिति। हम लोग देख चुके हैं इसको भली भांति, इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि इसका पूरा अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। इसमें साइन कॉस टैन होते हैं। मिति मतलब मापना और त्रि मतलब 3, और कोण तो जानते ही हैं, 3 कोणों को मापना। इसीलिए ऐसा जो भी अध्याय जिसमें सिर्फ 3 कोणों को ही मापा जाए त्रिकोणमिति कहलाता है। अब इसमें समझिएगा कि ये बहुत दिलचस्प चीज है। अगर मन लग जाएगी तो ये इतनी दिलचस्प है कि ये बहुत बाद में आती है, लेकिन पूरा एक मतलब कहते नहीं, पूरा खुशनुमा एहसास करा कर जाती है। जो एहसास अलजेब्रा बनाने के दौरान होता है वैसा ही कुछ एहसास इसमें भी होता है। 9th-10th में बचा करके लोग रखते हैं इसको। थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम लोग, तो गणित की एक शाखा देखने को मिलती है हम लोगों को, जिस शाखा का नाम है अंकगणित। तो अंकगणित बहुत दिलचस्प है। आप अक्सर सुनते होंगे कि बिजनेस चलाने के लिए पढ़ा लिखा मुंशी का जरूरत होता है। पुराने समय में हिसाब किताब करने के लिए जमींदार लोग लाला को, मुनीम को नियुक्त किया करते थे, ठीक है। वो अपना पोथी में हिसाब किताब लिखा करते थे। सूद पे पैसा लगाते हुए आप अक्सर देखे होंगे कि सूद पे पैसा लगता है, EMI कटता है, बैंक इंटरेस्ट देती है,
तो ये सब अंक गणित से ही निर्धारित होता है। अंक गणित में हम लोग देखते हैं कई तरह के अध्यायों के, जिसमें से कुछ के नाम हैं प्रतिशत। क्या नाम है? प्रतिशत। उसके बाद है लाभ हानि। प्रतिशतता इसे कहते हैं, लाभ हानि से प्रॉफिट एंड लॉस। फिर बात की जाए तो एक होता है बट्टा, जिसको डिस्काउंट कहते हैं। ये कौन सा तरीका है बैठने का? बैठ जाओ, सब आप ही लोगों ने। आगे हम चलते हैं। बट्टा के बाद इसमें देखें तो साधारण ब्याज। इसमें मूलधन, ब्याज दर, मिश्र धन, मुनीम इसी के आधार पर निर्धारित करते हैं। समय, और एक अध्याय इसमें होता है, इससे विकसित है वो चक्रवृद्धि ब्याज। वैसे भी विष्णु भगवान का चक्र आप जानते हैं, तो चक्र बहुत खतरनाक होता है। तो यहाँ चक्र के चक्र में जो पड़ गया वो तो बर्बाद हो गया। 20,000 रुपए का 50,000 कर दिया गया। तो किस दर से चक्रवृद्धि ब्याज लिया कि 20,000 रुपया वो दिया था, ठीक है। पंजाब नेशनल बैंक के पास अंडा का एक दुकान था, और उसके अंदर में एक श्रृंगार का दुकान था। तो श्रृंगार का दुकान यादव जी का है। उनकी बच्ची एक दिन आई भी थी पढ़ने के लिए। है ना? तो ये चीज समझिए कि वो 20,000 रुपए दी। दो बहन थी, बतला रहे थे, और वो 20,000 रुपए 50,000 रुपए में साल भर में बदल गया। ये बहुत खतरनाक चक्रवृद्धि ब्याज। सूद का सूद जोड़ाते चला गया। तो ये चीजें भी आपको पढ़नी चाहिए, बहुत ही दिलचस्प है। और आज हम लोग जो चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे, वो गणित की अंतिम शाखा के रूप में हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। गणित की वैसे तो और भी शाखाएं हो सकती हैं, उप शाखाएं, छोटी छोटी उप शाखाएं हो सकती हैं, लेकिन आज हम लोग एक अहम शाखा के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जिसको हम लोग कहते हैं सांख्यिकी। तो सांख्यिकी की बात की जाए तो सांख्यिकी का अपना एक अलग महत्व है, और अन्य से बिल्कुल अलग ये शाखा है। आप अक्सर देखते होंगे कि भारत का गृह मंत्री होते हैं, ठीक है, या किसी राज्य के भी होते हैं। तो केंद्र सरकार के हो या राज्य सरकार के हो, तो वो बजट बनाते हैं कि शिक्षा में इतना पैसा देंगे, ठीक है, भोजन में इतना, किसानों को इतना देना है,
तो ये जो भी खर्चे होते हैं जो वो देते हैं, शिक्षकों को इतना मिलेगा, जो भी वेतन वगैरह सब चीज का वो आकलन करते हैं, तो उसको कहते हैं बजट। ठीक है, तो बजट जो बनता है, भारत सरकार भी बजट बनाती है करोड़ों करोड़ रुपए की। तो यहाँ पे समझने की जरूरत है, उस बजट में सांख्यिकी का उपयोग किया जाता है। सांख्यिकी अपने आप में बहुत ही खूबसूरत सा अध्याय है, बहुत ही खूबसूरत सा अध्याय है। सांख्यिकी के अंतर्गत ही आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर माध्य, माध्यिका और बहुलक जैसे चैप्टर बहुत ही रोचक है ये चैप्टर अपने आप में। इसके बाद इनसे भी पहले आपको मिलेंगे बारंबारता। बारंबारता सारणी बनाना पड़ता है, ठीक है, उसमें संचयी बारंबारता सारणी भी होते हैं। थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो आपको देखने को मिल सकते हैं दंडालेख। फिर अक्सर आप ग्राफ पेपर को देखते होंगे, तो वहां पर ग्राफ इसको हिंदी में इंग्लिश इसको ग्राफ चित्र भी कह सकते हैं, ग्राफ देखने को मिलते हैं या आलेख, ग्राफ यानी आलेख देखने को मिलते हैं। उसके बाद इसमें मिलेंगे आपको वृत्त चार्ट। ऐसे बहुत ही खूबसूरत से दृश्य देखने को मिलेंगे और यही चीजें आपको पढ़नी भी है, सबको पढ़नी है। जिंदगी में इसका बहुत अहम भूमिका है। जैसे हम किस पीयूष को कितना अहमियत दे, धानी को कितना अहमियत दे या मनमानी को कितना अहमियत दे या परेशानी को कितना अहमियत दे, है ना। तो ये सारी चीजें इसी में देखने को मिलती हैं। चीनी कितना खरीदे, अगर हमें दिखलाना है, चावल कितना खरीदे, और चावल हम मान लीजिए कि साल भर खरीदे, तो जनवरी में कितना किलो खर्च हुआ, फरवरी में कितना किलो खर्च हुआ, मार्च में कितना किलो, अगर 12 महीने का एक साथ तुलना करना है चित्र के द्वारा, तो हमें दंडालेख का सहारा लेना होगा। ये इतना खूबसूरत है, इसमें सारे चीजों का, बहुत सारे चीजों का संख्या पद्धति का उपयोग हो जाता है। अलजेब्रा का तो यूज सब जगह है, इसका तो बातें छोड़ दीजिए, बीजगणित का यूज तो सब जगह है। तो यहाँ ये तो उपयोग है ही। एक और जगह आप अक्सर सुनते होंगे कि आज पटना का तापमान इतना रहेगा, मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार बिहार में बारिश हो सकती है, हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है, और नहीं तो जो तूफान आ सकते हैं। तो बाबू ये सारी सूचनाएं जो मिलती हैं वो सांख्यिकी के द्वारा ही मिलती हैं।
और संयोग से ऐसा है कि आपके सर को एक विद्यार्थी के तौर पे इन सब से कभी न कभी बहुत ही करीबी रिश्ता रहा है, बेहद करीबी रिश्ता रहा है, कभी न कभी। तो इस नाते आपके सर की पकड़ बेहद अच्छी है इन सभी पे। लेकिन जिस तरह से सर पढ़े हैं उस तरह से बच्चे मेहनत करने को तैयार नहीं रहते हैं। पर अब सर पढ़ा देंगे, आप लोग एक काम कीजिएगा, शाम में मत आइएगा पढ़ने के लिए, ठीक है? सुबह सुबह आ जाइए 6 बजे। आ सकते हैं? बोलिए। सुबह सुबह 6 बजे आ जाइए आप लोग, ठीक है? 6 से 7 अपना पढ़ लीजिए और घर पे जाकर, ये अभ्यास की चीज है, बनाने की चीज है, घर पे जाकर के, ठीक है, खूब मेहनत से खुद ही प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है? क्योंकि इधर स्कूल में क्लासेज नहीं चल रहे हैं तो बोलना कम पड़ रहा है। इधर काम बहुत हेवी है, एग्जामिनेशन के कॉपी चेक करने पड़ रहे हैं बच्चों के। तो एग्जामिनेशन के कॉपी और अगर आपके सर चेक करेंगे तो बहुत गंभीरता से चेक कर देंगे, एक एक चीज देखना पड़ता है। तो यहाँ जो अहम बात है वो ये है कि इसको एग्जामिनेशन का कॉपी चेक करना पड़ रहा है, तो सुबह में ही आप आइए, ठीक है? ये पढ़ा देगा आपको डेली 6 से 7, 1 घंटा। आप आराम से पढ़ करके घर जाकर स्वयं ही होमवर्क लेकर बनाइए, ठीक है? और जो ये पढ़ाना चाह रहा है वो पढ़ाने दीजिए। कोई भी चीज को पढ़ाने का इसका तरीका अलग होता है। ये सारी चीजें, सारी परतें खोल करके पढ़ाता है। इसका आदर्श भगवान श्री कृष्ण है जो सारे परतों को खोल करके समझाते हैं। आपके गणित के तरीके बहुत ही अलग है, किताबें बदल चुकी है, उसमें कहीं का चीज कहीं दिया हुआ है, अधजल गगरी, हाँ वही स्थिति हो गई है। तो बहुत दिक्कत होते हैं सर को। जब सर ही को लग रहा है कि लड़का यहाँ पे फंसेगा तो लड़का को तो कंफर्म फंसना ही है। बात समझ में आ रही? और बीच बीच में सर होमवर्क भी देते रहेंगे याद करने के लिए। तो वो आप लोग, अब प्रियांशी चूंकि सीनियर हो गई है तो उनको डेली सुनाइएगा, ठीक है? अब प्रियांशी मैम को सुना देंगे तो मैम को भी लोड कम रहेगा, और आप लोग प्रियांशी को सुनाइएगा, और नहीं सुनाइएगा तो पिटाई भी खा लीजिएगा उसके हाथों से। कोई दिक्कत आपको जी? कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? और आप मारने में कोई कंजूसी नहीं कीजिएगा, उनके भलाई के लिए, उनके भलाई के लिए मारने में कोई कंजूसी नहीं कीजिएगा। तो आज की सभा यहीं पे समाप्त करते हैं। कल सुबह आ जाएंगे, कितने बजे? 6 बजे से 5 मिनट पहले ही आइएगा, 10 मिनट पहले ही आइएगा, ठीक है? क्योंकि 1 ही घंटा आपके पास टाइम है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? चलिए, तो अभी इसे नोट कर सकते हैं आप। ये पूरा गणित है। अब इसको जिंदगी में कितनी बार पढ़ना है? एक बार। बस एक बार पढ़ लीजिए, पूरा जीवन चैन से जिए। तो क्या दिक्कत है?